दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। रेडियो एक्टिव तूफान, गिरते उल्कापिंड और लगातार आते भूकंपों ने इंसानों की जिंदगी नरक बना दी है। क्लार्क कॉमेट के टकराने के बाद पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा खत्म हो चुका है। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात आज भी पहले जैसे नहीं हुए। आसमान में अब भी उस तबाही का मलबा घूम रहा है जो कभी भी गिरकर नई बर्बादी ला सकता है। जो लोग जिंदा बचे हैं उनमें से एक है किड्डी परिवार। ये लोग ग्रीनलैंड के एक अंडरग्राउंड बंकर में बाकी बचे इंसानों के साथ रह रहे हैं। वहीं हमें मिलता है जॉन किड्डी से, जो एक इंजीनियर होने के साथ अब एक्सप्लोरर भी बन चुका है। उसका काम बाहर जाकर नई जगहों की जांच करना है। एक दिन मिशन के दौरान जॉन को जमीन में नई दरारें दिखती हैं जहां से लावा निकल रहा होता है। आगे बढ़ते हुए वह समुद्र किनारे पहुंचता है जहां उसे एक टूटी हुई क्रूज शिप दिखाई देती है। जॉन उम्मीद करता है कि शायद वहां कुछ काम की चीजें मिल जाएं, लेकिन अंदर सब कुछ खाली था। कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। शिप के अंदर उसे एक किताब में दबा हुआ सूखा फूल मिलता है। तभी बेस से चेतावनी आती है कि एक रेडियो एक्टिव तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जॉन तुरंत वहां से भागता है। आखिरी सेकंड में वह बेस के अंदर कूदने में कामयाब हो जाता है और भारी दरवाजा बंद हो जाता है। अब हमें मिलती है एलिसन से, जो जॉन की पत्नी है और बंकर की लीडर भी बन चुकी है। एक मीटिंग में सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि अब आगे कैसे जिया जाए, क्योंकि सप्लाई तेजी से खत्म हो रही है। तभी डॉक्टर अमीना बताती हैं कि यही बंकर ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। फिर बात होती है एक रहस्यमयी जगह की, जिसे लोग क्रेटर कहते हैं। कहा जाता है कि जहाँ कॉमेट का मुख्य हिस्सा गिरा था, वहाँ बने पहाड़ और घाटियां रेडियो एक्टिव हवाओं को रोक रहे हैं। शायद वही जगह अब इंसानों के लिए नई शुरुआत बन सकती है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। यूरोप में युद्ध चल रहे थे और रास्ता मौत से भरा हुआ था। उसी दौरान बंकर में डिस्ट्रेस सिग्नल मिलने लगते हैं, मतलब कहीं बाहर अब भी लोग मदद मांग रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब और लोगों को अंदर लेना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एलिसन किसी को मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहती। आखिरकार फैसला होता है कि एक रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। इधर जॉन और एलिसन का बेटा नेथन हमें दिखाया जाता है। उसे सितारों से बहुत प्यार है। उसने अपनी चादर में छोटे छोटे छेद किए हुए हैं ताकि कमरे में लेटकर भी उसे आसमान जैसा महसूस हो सके। छोटी सी चीज थी, लेकिन इस बर्बाद दुनिया में वही उसके लिए खुशी थी। अगले दिन रेस्क्यू मिशन शुरू होता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी अचानक बंकर के अंदर जोरदार भूकंप आता है। पूरी जगह हिलने लगती है, दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, लोग चीखने लगते हैं, बिजली चली जाती है और कुछ ही मिनटों में पूरा बंकर टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। जॉन सबसे पहले अपनी फैमिली को ढूंढता है। एलिसन और नेथन दोनों सुरक्षित मिल जाते हैं, लेकिन अब वहां रुकना नामुमकिन था। सभी लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। बाहर का नजारा और भी डरावना था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग समुद्र की तरफ भाग रहे थे क्योंकि वही आखिरी उम्मीद लग रही थी। वहां लाइफ बोट्स पहले से भरी हुई थी। किसी तरह जॉन, एलिसन और नेथन एक खाली बोट तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही बोट आगे बढ़ती है, पीछे से एक विशाल सुनामी आती है और पूरे किनारे को निगल जाती है। बहुत से लोग वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन किस्मत से इनकी बोट बच जाती है। अब सवाल था कि जाना कहाँ है। काफी सोचने के बाद ये लोग इंग्लैंड जाने का फैसला करते हैं। सफर लंबा था और रास्ता बेहद खतरनाक। धीरे धीरे जॉन को एहसास होता है कि यहाँ रेडिएशन का असर कम है। पहली बार लोग बिना मास्क के सांस ले पाते हैं। कई दिन समुद्र में भटकने के बाद उनकी बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब वो सिर्फ लहरों के भरोसे थे। फिर एक दिन उनकी बोट किसी चीज से टकराती है। नीचे देखकर पता चलता है कि वो डूबे हुए लिवरपूल शहर के पास पहुंच चुके हैं। आधा शहर पानी में डूब चुका था। वहां उन्हें एक सैन्य बंकर मिलता है, लेकिन अंदर घुसने के लिए पहचान पत्र जरूरी थे। केवल एलिसन के पास आईडी थी। तभी भीड़ बेकाबू हो जाती है। सैनिक गोली चलाने लगते हैं और पूरा माहौल नरक बन जाता है। इसी अफरा तफरी में सब लोग अलग हो जाते हैं। ऊपर से रेडियो एक्टिव तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। किसी तरह ये लोग एक कार रोकते हैं और ड्राइवर से मदद मांगते हैं। बदले में वह जॉन की घड़ी ले लेता है। रास्ते में डॉक्टर अमीना नेथन को समझाती हैं कि कैसे कभी डायनासोर भी एक एस्ट्रॉइड की वजह से खत्म हुए थे, लेकिन उसी तबाही के बाद नई जिंदगी पैदा हुई। शायद इंसानों के साथ भी वही होने वाला है। आखिरकार ये लोग लंदन पहुंचते हैं, जहां एलिसन की दोस्त मैकेंजी रहती है। वह उन्हें अपने घर में जगह देती है, लेकिन रात में एलिसन सुनती है कि जॉन लगातार खांस रहा है। जब वह उसे देखती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तब जॉन सच बताता है। वह लंबे समय से रेडियो एक्टिव हवा में काम कर रहा था और अब उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं। फिर भी
वह अस्पताल में मरना नहीं चाहता। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपनी फैमिली को उस क्रेटर तक पहुंचा दे। अगले दिन सब फिर सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। गोलीबारी होती है। जॉन और एलिसन किसी तरह नेथन को बचा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अमीना मारी जाती है। उन्हें वहीं दफनाया जाता है। कुछ समय बाद ये लोग इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि समुद्र गायब हो चुका था। जहां पहले पानी था वहां अब सिर्फ सूखी जमीन बची थी। अब इन्हें फ्रांस तक पैदल जाना था। आगे रास्ते में एक विशाल कैनियन आता है जिसे पार करने के लिए टूटे फूटे पुल बने हुए थे। तेज हवाएं, नीचे गहरी खाई और ऊपर लगातार आते झटके। हर कदम मौत जैसा लग रहा था। एक समय तो नेथन लगभग नीचे गिर जाता है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। किसी तरह पूरा परिवार दूसरी तरफ पहुंच जाता है। आगे उन्हें एक फ्रेंच आदमी मिलता है जो उन्हें अपने घर ले जाता है। वहीं पता चलता है कि क्रेटर के आसपास युद्ध चल रहा है। अलग अलग सेनाएं वहां कब्जा करना चाहती हैं क्योंकि वही दुनिया की आखिरी सुरक्षित जगह मानी जा रही थी। वह आदमी अपनी बेटी कैमिलिया को भी इनके साथ भेज देता है ताकि उसे बेहतर जिंदगी मिल सके। अब ये लोग वॉर जोन पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सैनिक मिलते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस कमांडर से मदद मिलने वाली थी वह पहले ही मर चुका है। इसके बाद भी जॉन हार नहीं मानता। वह सैनिकों से कहता है कि मैं शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को क्रेटर तक पहुंचना ही होगा। आखिरकार सैनिक उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिरी सफर भी आसान नहीं था। रास्ते में उनकी बस पर डाकुओं का हमला हो जाता है। जॉन घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह सबको बचा लेता है। कुछ दूर बाद बस भी रुक जाती है और अब उन्हें पहाड़ चढ़कर आगे जाना पड़ता है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार ये लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और वहीं पहली बार उन्हें द जॉइंट क्रेटर दिखाई देता है। एक ऐसी जगह जहां साफ आसमान था, हरी जमीन थी, ताजा पानी था और सबसे बड़ी बात, वहां कोई रेडियो एक्टिव हवा नहीं थी। यानी सच में नई जिंदगी यहां शुरू हो सकती थी। जॉन ये देखकर मुस्कुराता है। उसे सुकून मिल चुका था कि उसकी फैमिली अब सुरक्षित है, लेकिन तभी उसका शरीर जवाब दे देता है। वह जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि अब उसका समय पूरा हो चुका है। कुछ ही पलों बाद जॉन अपनी आखिरी सांस ले लेता है। नेथन अपने पिता की तरह उसके लिए प्रे करता है और उसी पल समझ जाता है कि अब आगे की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।